नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला, जिसकी आगे जून में होने की संभावना है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और जिसमें सबसे पहले आपके जो है हरियाणा जीके वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसके बाद में हम आपके अंदर जो सब्जेक्ट हैं उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप यहाँ पर एस्टेट के अलावा सीटी वाला जो एग्ज़ाम है इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन इसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर BBY स्कीम में जो BBY शब्द आया है ये वाला, इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय भोजन योजना, भारत बीमा योजना, बिजली बचाओ योजना या भूभांतर भरपाई योजना। तो BBY जो है इसका पूरा नाम क्या है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला, तो भूभांतर भरपाई योजना। तो ये नाम था इसका BBY का। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 30 दिसंबर को हुई थी, 30 दिसंबर को, और 2017 30 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो योजना है किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य चुकाने के लिए शुरू की गई थी। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में करनाल के किस गांव में यमुना नदी के तट पर रेत की खुदाई करते समय खनिक द्वारा एक शिवलिंग और नदी की 1000 साल पुरानी मूर्ति की खोज की गई थी? तो ये फरीदपुर है, बल्दी है, चकबरी है या जरोली। तो यहाँ पर ये कौन सा गाँव था? करनाल का गाँव है। यमुना नदी के तट पर रेत की खुदाई करते समय यहाँ पर एक शिवलिंग और नंदी की जो 1000 साल पुरानी मूर्ति मिली थी, और इसका नाम है फरीदपुर, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो करनाल का जो है फरीदपुर गांव है, यहाँ से जो मूर्ति मिली थी, ये 1000 साल पुरानी ये मानी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 1 दिसंबर 2019 में हरियाणा के उस समय गृह मंत्री थे, तो उस समय तो यहाँ पर जो है श्री अनिल विज थे। और आपकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तो पुरानी बात थी। अब के अगर हमने यहाँ पर देखें तो मुख्यमंत्री जैनी के पास है कौन से विभाग है, तो ये मुख्यमंत्री है हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी, पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये इनका कार्यालय, ईमेल, फैक्स, फ़ोन नंबर किसी को चाहिए तो। और चुनाव क्षेत्र लाडवा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अब इनके पास विभागों की अगर हम बात करें तो गृह योजना, नगर तथा ग्राम आयोजना एवं शहरी संपदा, न्याय प्रशासन, सदस्य आवास, क्रमिक एवं प्रशिक्षण, अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है। और वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण, आबकारी एवं कराधान, सूचना लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति, समन्वय प्रशासन, आपराधिक जांच, CID, कानून और विधायी। तो ये सभी जो है मुख्यमंत्री के पास हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, इंडियन स्पोर्ट्स ओनर अवार्ड 2019 में हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है इससे सम्मानित की गई थी रितु फोगाट, मनु भाकर, विनेश फोगाट या श्वेता पूनिया। और यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला। तो कौन थे? विनेश फोगाट, इंडियन स्पोर्ट्स ओनर अवार्ड 2019 में जिन्हें सम्मानित किया गया था। तो हरियाणा की महिला खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इन्हें सम्मानित किया गया था, नाम रहेगा विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्रों में से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 1, 2, 3 या कोई एक भी नहीं। तो हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्रों में से, तो राज्यसभा कितनी है? 10, लोकसभा की कितनी है? 5, विधानसभा कितनी है? 90 सीटें। तो 10 लोकसभा क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार आरक्षित हैं, और आरक्षित जो है यहाँ पर 2 हैं जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें सिरसा और अम्बाला क्षेत्र ये वाले आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि और विद्वान ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की याद में उनके गृह नगर में एक स्कूल स्थापित किया गया है। प्रसिद्ध कवि और विद्वान ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की याद में तो उनके गृह घर में एक स्कूल स्थापित किया गया, ये सोनीपत, फरीदपुर, पानीपत या भिवानी। तो कौन सा है? और ये पानीपत है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, श्री जोगिंदर सिंह आधुनिक हरियाणा के महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तियों में से एक कौन सी 3 भाषाओं में लिखते थे? तो श्री जोगिंदर सिंह आधुनिक हरियाणा के महत्वपूर्ण साहित्यिक
व्यक्तियों में से कौन सी 3 भाषाओं में लिखते थे? हिंदी पंजाबी उर्दू में, हरियाणवी उर्दू पंजाबी, हिंदी अंग्रेजी उर्दू या पंजाबी उर्दू अंग्रेजी। तो ये जोगिंदर सिंह है आधुनिक हरियाणा के महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्ति। तो 3 भाषाओं में लिखते थे और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है कौन कौन सी थी, जिसमें हिंदी पंजाबी और उर्दू। अगला क्वेश्चन आ जाता है हिंदी पत्रिका संदेश, ये शुरू की गई थी पंडित तुलसी राम शर्मा दिनेश के द्वारा, श्री अयोध्या प्रसाद गोयलिया, श्री उदय भानुहंस या पंडित नेकीराम शर्मा। तो हिंदी पत्रिका संदेश ये शुरू की गई थी। और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी, तो कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा ये हिंदी पत्रिका है संदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस सीमा में है? शिवालिक की पहाड़ियाँ तो पूर्व में, उत्तर में, उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण में। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा की किस सीमा में आती है? और ये आ जाएंगे उत्तरी सीमा में, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। ये पंचकुला वाला जो क्षेत्र है, पंचकुला अम्बाला, ये सारा जो है उत्तरी इसमें आ जाता है शिवालिक की पहाड़ियों में। यहाँ पर एक जो क्रोह चोटी जो है सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर जहाँ मानी गई है। तो सबसे वर्षा वाला क्षेत्र है ये शिवालिक की पहाड़ियों वाला। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला? भिवानी है, फरीदाबाद है, सिरसा या फिर हिसार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने बताना है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कौन सा है? सिरसा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा विधानसभा में निर्वाचित विधायकों की संख्या 85, 86, 90 या 92। तो विधानसभा की बात हुई है तो हरियाणा में विधानसभा की कितने सीटें हैं? 90 सीटें। तो जैसे कि ऊपर में हमने आपको क्वेश्चन में बताया था, जिसमें से 17 जो सीटें हैं ये एससी के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के सूरजकुंड में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो हरियाणा के सूरजकुंड में तो यहाँ पर ये बेर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य, खोलही रहतानी, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। तो सूरजकुंड जहाँ वहाँ पर कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? और इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। तो सूरजकुंड कहाँ पर है? फरीदाबाद में। सूरजमल जो उनके द्वारा बनवाए गए थे, नाम से भी आप याद रख सकते हैं। तो सूरजकुंड जो फरीदाबाद में असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और यह अभयारण्य राजस्थान के अलवर से शुरू होकर हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों में फैला हुआ है। तो यह आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा के डैश अत्यधिक प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण के सूत्रों का अध्ययन कर रहा है? 1, 2, 3 या फिर 4 का। तो कौन सा? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो हरियाणा के कितने अत्यधिक प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण के सूत्रों का अध्ययन कर रहा है? और ये 4 है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। अब जैसे यहाँ पर ये हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसके बारे में आ जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना की बात करें तो ये हुई थी वर्ष 1974 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हरियाणा की आधिकारिक भाषा है? तो कौन सी भाषा हरियाणा की आधिकारिक भाषा है? हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी या फिर जाटू। तो कौन सी भाषा हरियाणा की आधिकारिक भाषा है? अब आधिकारिक भाषा जो है यहाँ पर ये हिंदी है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के इनमें से चारों ओर से दिल्ली को घेरता है। अब ये कितनी ओर से घेरता है हरियाणा दिल्ली को? 1, 2, 3 कितनी ओर से घेरता है? और ये घेरता है 3 ओर से। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला इसमें हो जाएगा। तो हरियाणा राज्य 3 तरफ से दिल्ली को घेरता है। तो 3 जाए यहाँ पर इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हरियाणा में कौन सा पूर्व हड़प्पा स्थल पाया गया था? तो ये कौन सा है जो पूर्व हड़प्पा स्थल पाया गया था हरियाणा में?
कुणाल, बनावली, 12 या फिर धोलावीरा। और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन सा था? ये वाला था, कुणाल। कुणाल जो है एक ये पूर्व हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की बस्ती है जो भारत में हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में फतेहाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। और अन्य आईवीसी साइटों की तुलना में जैसे कि राखीगढ़ी शहर और कालीमंगल जैसे कस्बे, कुणाल साइट एक गांव थी। कुणाल में उत्खनन से सरस्वती नदी पर पूर्व हड़प्पा की स्वदेशी संस्कृति के 3 कर्मिक चरण दिखाई देते हैं जो कालीबंगा लोथल के साथ भी व्यापार करते थे। तो यहाँ पर हम जो कुणाल जो स्थल है इसके बारे में भी जान लेते हैं। कुणाल जो स्थल है हरियाणा मतलब भारत के फतेहाबाद जिले में आता है। ये स्थल वैदिक काल की सरस्वती नदी के सूचक तल पर स्थित था। कुणाल स्थल की खुदाई हरियाणा सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के श्री एम आचार्य और श्री जे.एस. खत्री द्वारा की गई थी। पुरातात्विक उत्खनन से हड़प्पा संस्कृति के 3 कर्मिक चरण, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, परिपक्व हड़प्पा और चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति के अवशेषों का हमें पता चलता है। उत्खनन के पहले चरण में उन्होंने पाया कि वे जानवरों को पालतू बनाने और कृषि से परिचित थे। उनके चीनी मिट्टी संयोजन का प्रारंभिक हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति के साथ घनिष्ठ संबंध है जो अन्यत्र खोजा गया था। कुछ पुरावशेषों में माइक्रोब्लेड्स ऑफ चाल्डोनी, कॉपर एरोहेड्स, बोन टूल्स और मत्स्य कांटा ये शामिल हैं। उत्खनन का जो दूसरा उपचरण था इसमें ढली हुई मिट्टी बनावली जो हरियाणा में है और कालीबंगन राजस्थान में पूर्व हड़प्पा संस्कृति की एक विशेषता है। इसका उपयोग आवास गड्ढों की परत लगाने के लिए किया गया था। तीसरा जो अंतिम चरण था इसकी खुदाई वर्गाकार और आयताकार घरों के निर्माण से चिन्हित है। कुणाल स्थल में चांदी का हार, 6 सोने के मोती या एक नेकलेस के पेंडेंट, 2 मुकुट, चूड़ी के कवच और अर्ध कीमती पत्थरों के 12,000 से अधिक सूक्ष्म मणके प्राप्त हुए थे। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पर। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हरियाणा में राखीगढ़ी और कुणाल जैसे कई पूर्व जो हड़प्पा स्थल ये पाए गए हैं जिसमें से राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु अगर ये राखीगढ़ी के बारे में आ जाए तो यहाँ हरियाणा में पाए गए कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल जा दिए गए हैं जैसे राखीगढ़ी, यह हिसार जिले में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता बस्ती का स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता को भी परिपक्व करता है। कुणाल यह फतेहाबाद जिले में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता के 3 कर्मिक चरण, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, परिपक्व हड़प्पा और चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति के अवशेष यहाँ से पाए गए हैं। भीड़ाना की अगर हम बात करें तो फतेहाबाद जिले में है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर माना गया है। मिताथल और बनावली तो ये भी हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल है। फरमाना की बात करें तो यहाँ हड़प्पा काल के 2 अलग अलग समय के अवशेष एक साथ में मिले थे। तिगराना की बात करें तो भिवानी में आ जाता है और यहाँ पर पूर्व सिसवाल, पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसके क्वेश्चन के साथ ही आप चाहिए भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्धन वंश से। वर्धन वंश के कौन से शासक ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में बदल ली थी? तो ये प्रभाकर वर्धन थे, राज्यवर्धन, यशोवर्धन या हर्षवर्धन। तो वर्धन वंश के कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में बदली थी? और ये थे हर्षवर्धन, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। हर्षवर्धन जो इन्होंने 7वीं शताब्दी में थानेसर से कन्नौज तक राजधानी स्थापित की और अंत में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में फिर कन्नौज उत्तर भारत के राजनीतिक प्रभुत्व का केंद्र बन गया था। और हर्षवर्धन जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया है। तो हर्षवर्धन जो है ये थानेसर के शासक थे। इनके समय में चीन यात्री हिंसक जो है भारत यात्रा पर आए थे, जिसके बारे में इन्होंने इनकी जो पुस्तक है CUC इसमें वर्णन किया है। और ये जो हर्षवर्धन है इनके दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट।
बाणभट्ट ने इनके जीवन चरित्र के ऊपर हर्षचरित काव्य लिखा था। तो वर्धन वंश में सारे आ जाते हैं। तो शासक ये हर्षवर्धन थे। नेक्स्ट है, किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये शुरू की थी। मनोहर लाल खट्टर ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला या बंसीलाल ने। तो मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि जो योजना है ये शुरू की गई थी। तो उस समय जहाँ खट्टर मुख्यमंत्री थे, तो ऑप्शन ए जो इसका हो जाएगा, जिसमें 5 एकड़ तक की भूमि पर खेती करने वाले किसान परिवारों और 15,000 से कम की मासिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को मनोहर सौगात देते हुए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि के नाम से जो एक योजना ये शुरू की थी उस समय मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के कौन सा विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर एजुकेशन अवार्ड कृषि शिक्षा पुरस्कार मिला था। तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है एग्रीकल्चर एजुकेशन अवार्ड जिसे मिला था? श्री गोविंद सिंह ट्राइसेंट्री यूनिवर्सिटी को, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को या महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी को। तो ये कौन सी थी? और ये थी जो ऑप्शन यहाँ पर बी जो इसमें दी गई है, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार में है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा हिसार जिले के लिए सच नहीं है? अब हिसार के बारे में एक ठीक बात नहीं है यहाँ पर। हरियाणा का पहला एबी केंद्र हिसार में बना है। देश का पहला यांत्रिक ऑर्गेनिक फार्म हिसार में है। हाथी बचाओ पुनर्वास केंद्र हिसार में है। एरोस्पेस विश्वविद्यालय की स्थापना हिसार में है हुई है। तो हिसार के बारे में एक बात ठीक नहीं है इसमें, कौन सी? ऑप्शन सी वाली, हाथी बचाओ पुनर्वास केंद्र हिसार में स्थित है, ये वाली। तो ये जो हाथी पुनर्वास केंद्र जो है, चौधरी सुरेंद्र सिंह हाथी पुनर्वास केंद्र, ये बसंतसौर यमुनानगर में है, हरियाणा में है। और यह वन्यजीव ने SOS के सहयोग से हरियाणा सरकार के वन विभाग द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। केंद्र का उद्देश्य हाथियों को पुनर्वासित करना और उन्हें उस स्तर की पशु चिकित्सा देखभाल, उपचार और संवर्धन प्रदान करना है ताकि वे स्वस्थ हो सके और जो भटके हुए, घायल या दुर्व्यवहार किए गए, शोषित, अपंग, अनाथ, फंसे हुए, बीमार पाए गए हों और जिनके साथ मालिकों या संचालकों, महावतों के द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो, ऐसे हाथी जो अवैध हिरासत में हो या जिनके पास कानून का उल्लंघन करते हुए अनुचित अधूरे स्वामित्व के कागजात हो, तो ऐसे हाथियों को वन विभाग द्वारा बचाया और जब्त किया जाता है और उचित देखभाल और पुनर्वास के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र में लाया जाता है। तो इस केंद्र में 4 हाथी हैं और इसमें 4000 एकड़ भूमि शामिल है, जिसमें एक प्राकृतिक जल तालाब भी है जिसमें हाथी प्राकृतिक मिट्टी के स्नान का आनंद लेते हैं। और केंद्र में जहाँ हमारे हाथी जो है पूरे दिन इन्होंने स्वतंत्र रूप से टहलने का आनंद लेते हैं और वे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो बात करें यहाँ पर पुनर्वास केंद्र की, तो ये हिसार में यहाँ पर नहीं आता है, तो इसका आंसर जो है ये अलग है। बाकी एबिक केंद्र हिसार में है, पहला ऑर्गेनिक फार्म हिसार में है, एरोस्पेस विश्वविद्यालय हिसार में है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, 1 जनवरी 2020 को हरियाणा के गृह मंत्री कौन थे? श्री मूलचंद शर्मा, कंवरपाल, दुष्यंत चौटाला या श्री अनिल विज। तो 2020 में जहाँ यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो पुरानी बातें भी याद होनी चाहिए। 1 जनवरी 2020 को तो हरियाणा के जो गृह मंत्री थे तो उस समय अनिल विज थे। तो अब तो जो गृह मंत्री जो हमने ऊपर क्वेश्चन में बात की, तो मुख्यमंत्री उन्हीं के पास है विभागीय। तो उस समय की अगर हम बात करें तो ये अनिल विज जो इनके पास था। तो अब तो इनके पास बस विभाग आ गया है, बस और साथ में जो बिजली मंत्री। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2020 को हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी, जगन्नाथ पहाड़िया, सत्यदेव नारायण या डॉक्टर अखिलापुर रहमान किदवई। तो हरियाणा के राज्यपाल। अब राज्यपाल की बात करें तो उस समय सत्यदेव नारायण आर्य थे और इस समय जो है प्रेजेंट में 18वें नंबर की अगर हम बात करें, 18वें नंबर जो है बंडारू दत्तात्रेय का है। किसका? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय तो वर्तमान में हरियाणा के जहाँ राज्यपाल है 18वें नंबर के। तो एक बार हम जो यहाँ पर राज्यपाल जो इनका क्रम भी देख लेते हैं। तो 18 जहाँ तक हो गए हैं, 18वें नंबर के बंडारू दत्तात्रेय।
सबसे पहला जो नंबर था ये धर्मवीर प्रधान का था, 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक रहे थे। दूसरा नंबर फिर था वीर नारायण यहाँ पर चक्रवर्ती, ये 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 तक रहे थे। उसके बाद आ जाता है रणजीत सिंह नरोला, 27 मार्च 1976 से 13 अगस्त 1976 तक। उसके बाद आ जाता है जयसुख लाल हाथी, 14 अगस्त 1976 से 23 सितंबर 1977 तक। नेक्स्ट आ जाता है सरदार हरचंद सिंह बराड़, ये था, इनका क्रम था 24 सितंबर 1977 से लेकर 9 दिसंबर 1979 तक। इसके बाद आ जाता है जस्टिस सुरजीत सिंह संधवालिया, 10 दिसंबर 1979 से लेकर 27 फरवरी 1980 तक इनका क्रम रहा है। नेक्स्ट आ जाता है गणपत राव देवजी तापसे, 28 फरवरी 1980 से 13 जून 1984 तक ये रहे थे। नेक्स्ट आ जाता है सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, 14 जून 1984 से 21 फरवरी 1988 तक। नेक्स्ट में आ जाता है हरि आनंद बरारी, 22 फरवरी 1988 से 6 फरवरी 1990 तक इनका जो कार्यकाल रहा है। इसके बाद बने थे धनिक लाल मंडल, 7 फरवरी 1990 से 13 जून 1995 तक। नेक्स्ट आए थे महावीर प्रसाद, 14 जून 1995 से 18 जून 2000 तक। फिर नेक्स्ट बने थे बाबू परमानंद, 19 जून 2000 से 1 जुलाई 2004 तक। फिर 13वें नंबर के थे ओम प्रकाश वर्मा, 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक। फिर इसके बाद जो है 14वें नंबर पे आए थे अखलाकुर रहमान किंदवई, 7 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक। इसके बाद फिर 15वें जो नंबर था ये जगन्नाथ पहाड़िया का था, 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक ये रहे थे जगन्नाथ पहाड़िया। इसके बाद 16वें नंबर पे फिर बने थे कप्तान सिंह सोलंकी, 27 जुलाई 2014 से 25 अगस्त 2018 तक ये रहे थे। फिर 17वें नंबर के थे सत्यदेव नारायण आर्य, 25 अगस्त 2018 से 6 जुलाई 2021 तक ये रहे थे। और इस समय वर्तमान में जय बंडारू दत्तात्रेय हैं, 7 जुलाई 2021 से और अब तक। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर हरियाणा में राज्यपालों का जो क्रम है ये रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के कौन से जिले में हिरण पार्क है। हिसार में है, रेवाड़ी, पंचकुला या फिर झज्जर। तो हिरण पार्क जो है कहाँ पर है, और हिरण पार्क की अगर हम बात करें तो ये हिसार में है से हिरण, है से हिसार, ही है दोनों में, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, हिरण हिसार दोनों में ही है। और इसकी जो स्थापना की बात करें तो 1970-71 में हुई थी। 1970-71 में हरियाणा सरकार का जो वन विभाग है इसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है रेवाड़ी जिले में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य पाया जाता है। कहाँ पर? रेवाड़ी में। नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य, छिलछिला कपड़ावास या सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। तो रेवाड़ी में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, और यहाँ पर जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा, नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य, क्योंकि ये नाहर गांव जो है वहाँ पर है, इनके नाम से है ये। तो ये जो रेवाड़ी जो है इसका कोसली उपखंड है, तो उसके अंतर्गत ये आता है। अब ये नाहर सिंह वाला तो हमने देख लिया, और जो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य है यह आ जाता है कुरुक्षेत्र में, और अनेक प्रकार की पक्षियों की प्रजातियों के लिए जाना जाता है। भिंडावास का प्रवास जो है झज्जर में आ जाता है, और पक्षी अभयारण्य है ये भी। और सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो ये कैथल में है, और कुछ भाग इसका कुरुक्षेत्र में भी है, और सियोंसर वन के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, सूरसागर कौन से कवि की रचना है। अब ये सूरदास की, नंददास, कृष्णदास या कुंभदास की। सूरसागर अब यहाँ पर इनमें से कौन से कवि की रचना है, नाम से भी आप याद रख सकते हैं, सूरदास, सूरसागर, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। और कौन सी भाषा में है, ये भाषा पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में, नाम तो आसानी से याद रख सकते हैं। तो ब्रज भाषा में है, कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा में है ये। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में कौन सा पहला मासिक हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। तो ये जाट समाचार पत्र था, जैन, हरियाणा तिलक या खैर संदेश। तो कौन सा पहला मासिक हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, तो कौन सा था? जैन प्रकाश, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है।
तो हरियाणा में जो पत्थर निकालने की जो शुरुआत जो है ये फर्रुखनगर गुड़गांव से हुई थी और जियालाल जैन ने जैन प्रकाश के नाम से 1884 में पहला मासिक अखबार निकाला था। तो इसके बाद इनका नाम जियालाल प्रकाश हो गया था। तो पहला मासिक हिंदी समाचार पत्र जहाँ ये प्रकाशित हुआ था जैन प्रकाश नाम से आप याद रख सकते हैं, नाम के ऊपर ही है ये जियालाल जैन। तो जियालाल जैन जो है ये इनके द्वारा निकाला गया था, फिर इसका नाम जो है ये जियालाल प्रकाश हो गया था। अब एग्ज़ाम में अगर प्रकाशन की बात करें तो वैसे तो 1884 है, अगर एग्ज़ाम में आपको 1985 दिखाई दे तो यही फिर आपने सेंसर करना होगा, क्योंकि HSC ने जो इसको माना था। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन से ज़िले में गांव की संख्या सबसे ज़्यादा है? जमनगर, अम्बाला, भिवानी या मेवात। गांव की संख्या ज़्यादा है वो कौन से वाले में है? तो ये यमुनानगर में है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। अब सबसे ज़्यादा की तो बात हुई है यहाँ पर यमुनानगर की, और जो यहाँ पर कम वाली पूछ लिया जाता कि कम कौन सी है, तो कम जो है फरीदाबाद की है, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद जो है इसकी कम है और यमुनानगर की ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के हिसार जिले के केंद्र में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले के केंद्र में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, ससान अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट या रिहन थर्मल पावर स्टेशन। हरियाणा के हिसार जिले में और कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? तो ये राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो कहाँ पर है? हिसार में है। हिसार जिले के बरवाड़ा के पास खेदड़ गांव है, तो वहाँ पर है। और इसकी नींव 2007 में रखी गई थी और 2010 में इसने चलना शुरू किया था। और यमुनानगर में जो ये थर्मल पावर प्लांट है उसकी नींव जहाँ प्रधानमंत्री दो सेकेंड जो यूनिट है उसकी नींव धरने आ रहे हैं, और ये 14 तारीख को यमुनानगर में आई। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिड्यूस उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, ट्रॉपिकल थर्न फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसियस उष्णकटिबंधीय सूखे पर्णपाती या सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पाइन वन। तो हरियाणा के उत्तरी पूर्व में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पाए जाते हैं जो ऑप्शन ए में बतलाई गई है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसियस, जिन्हें क्या देते हैं? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। और हरियाणा का जो ये शिवालिक क्षेत्र है इसमें पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो पूर्व में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं और शिवालिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जंगल। तो ये आप याद रखिएगा, पूर्व में उपोष्ण है और ये शिवालिक क्षेत्र में, मतलब उत्तर वाली साइड, तो शिवालिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भौर सैदान प्रजनन केंद्र, ये जाना जाता है और कहाँ पर है? मोर, चिंकारा गिद्ध या मगरमच्छ के लिए भौर सैदान प्रजनन केंद्र। तो भौर सैदान मगरमच्छ केंद्र है और कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, विधानसभा की बात है तो विधानसभा की संख्या कितनी है? 90। हरियाणा में पानीपत को किस रूप में जाना जाता है? धान की कटोरा, बुनकरों का शहर, धान का कटोरा या शिक्षा हब के लिए? पानीपत को जाना जाता है तो पानीपत को बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है इनमें से कौन सी मारकंडा नदी की एक उपनदी है? कौशल्या, बंगना, अरावली या पथराला? मारकंडा नदी जो इसकी एक उपनदी है। अब ये उपनदी कौन सी है? तो ये बेगना है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है। तो कौन सी है? बेगना। मारकंडा नदी जो है ये भारत का जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य में बहने वाली एक नदी है और यह गंगा नदी की एक उपनदी है। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में उत्तमाला बाराबन नामक स्थान पर उत्पन्न होती है और फिर अम्बाला जिले के कालाम से हरियाणा में प्रवेश करके कुरुक्षेत्र जिले से ये गुजरती है। और कुरुक्षेत्र जिले का जो शाहबाद मारकंडा नगर इसके किनारे बसा हुआ है और नदी का जो प्राचीन नाम था अरुणा था। क्या नाम था प्राचीन? अरुणा ये नाम था। और इस नदी की सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल में भूमिका रही है। यह एक पवित्र नदी मान गई है और इसके किनारे स्थान स्थान पर बहुत मंदिर भी बने हुए हैं। और इसकी सहायक नदी रण, बेगना और नकटी है। कौन कौन सी है? रण, बेगना और नकटी। रण, बेगना और नकटी, तो ये इसकी सहायक है। इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो ये तो हमारे जो आपके हरियाणा जी के वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और इसके बाद में हमारे इंग्लिश ग्रामर जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आई विल नेवर ओवरलुक दिस क्रिएटिविटी। तो जब हम इसे यहाँ पर चेंज करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा? तो जो लास्ट में होता है वो सुर में चल जाता है। तो दिस क्रिएटिविटी विल नेवर बी, दिस क्रिएटिविटी विल नेवर बी ओवर लुक थर्ड फॉर्म हो जाएगी और बाय का प्रयोग होगा। आई जो है वो मी में चेंज हो जाएगा। तो इस आधार पर जो ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा। तो दिस क्रिएटिविटी विल नेवर बी और लुक बाय मी, तो ये वाला फिर इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो आपने बताना है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर जो पक्षी जहाँ रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? जू, अवेरी, सेंचुरी या हाइव। तो क्या कहा जाता है उसको जहाँ पर पक्षियों को रखा जाएगा? तो पक्षीशाला उसको कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। अवेरी जो है यहाँ पर इसका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जू है उसमें तो सभी जंतु रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पक्षीशाला जो है चिड़ियाखाना उसको अवेरी कहा जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो विपरीतार्थक विलोम उल्टा जो हुआ यहाँ पर इसका बताना है। कैटास्ट्रोफी जो है इसका बताना है। इसका जब हम विपरीतार्थक विलोम उल्टा बनाएंगे तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? तो ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा। तो इसका मतलब है सक्सेस, मतलब सफलता, क्योंकि कैटास्ट्रोफी जो कह देते हैं प्रलय को, यह कह देते हैं प्रलय। और नेचर मतलब ये पालन पोषण करना, उसको कह देते हैं न्यूरेचर। और इम्कलेट ये कह देते हैं निर्मल को। और डिजास्टर ये कह देते हैं आपदा को, आपदा विपत्ति जो होती है। तो यहाँ पर जो इसका विपरीतार्थक विलोम जो उल्टा रहेगा प्रलय का, तो ये सक्सेस जो यहाँ पर इसका रहेगा सफलता, सफलता असफलता। अगला क्वेश्चन आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस बियॉन्ड स्किल्स एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग कंपनी सर्च फॉर applicant who display excitement those they believe shall carry out allocated responsibility cheerfully and cooperatively। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा आएगा इसका? अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं, विल एक्सिक्यूट असाइन ड्यूटीज, सौंपे गए कर्तव्यों का पालन
करें, तो ये वाला इसमें हो जाए, मतलब पूरी तरह से कार्यान्वित करना। क्योंकि ड्यूटीज जो यहाँ पर आया है इसका मतलब है जिम्मेदारी। तो स्किल्स, एक्सपीरियंस और ट्रेन से परे कंपनियां ऐसे आवेदकों की तलाश करती हैं जो उत्साह दिखाते हैं, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे सौंपे गए कर्तव्यों को प्रसन्नतापूर्वक और एक दूसरे के सहयोग से निष्पादित करेंगे। तो इस कारण से यहाँ पर इसका ये वाला हो जाएगा, विल एक्सिक्यूट असाइन ड्यूटीज। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आफ्टर years of fights with his neighbors Ram, Shekhar decided to hold out the uninvited Ram of 40. Poker face comparing apple to orange, chip on shoulder, olive branch। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या आएगा, आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइट विद हिज नेबर्स राम। तो राम जो उनके साल 2 सालों तक लड़ाई होने के बाद से शेखर डिसाइड टू होल्ड आउट द इनवाइट फॉर राम। तो उसने विराम करने का निश्चय किया और चाय के लिए बुलाया। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसमें, ऑलिव ब्रांच, ये वाला, शांति का प्रस्ताव के लिए बुलाया, यही हो जाएगा इसका। आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइट विद हिज नेबर्स राम, शेखर डिसाइड टू होल्ड आउट द ऑलिव ब्रांच एंड इनवाइट राम फॉर टी। मतलब शांति करी यहाँ पर और चाय के लिए फिर बुलाया। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें क्या है, एक गलत है, इनकरेक्टली है, वो कौन से वाला है, सेंचुरी। अब कौन सा है इसमें गलत है, अब गलत है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी में जो दिया गया है ये वाला। क्योंकि इसका अगर हम सही देखें, इसका मतलब होता है तिरस्कार करने वाला, तिरस्कार नहीं है। अब इसका जो सही होना चाहिए था CONTE तो यू इसमें नहीं आना था, काउंट नहीं आना था। CONTEMPTIBL कंप्टीबल, ये वाला होना चाहिए था तिरस्कार। तो इस कारण से जा इसमें गलती थी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। वन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स ऑफ ग्लास जार्स। तो इसका यहाँ पर बताना है एंटोनियम्स, विपरीतार्थक, विलोम उल्टा। वन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स ऑफ ग्लास जार। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा आएगा इसमें, अब यहाँ पर जो है इसका जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कौन सा जाएगा, वीक। तो वीक जो है इसका हो जाएगा, क्योंकि माइटी मतलब पराक्रमी उसको कह देते हैं, और कॉम्प्लेक्टेड ये कह देते हैं जटिल को, और रग ये कह देते हैं खुरदरे को। रग मतलब खरदरा। तो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और वीक मतलब कमज़ोर। तो विपरीतार्थक विलोम उल्टा इसका बनाना था, तो वीक मतलब कमज़ोर। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम। मुहावरे लोकोक्तियाँ यहाँ पर। आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड। तो कठिन परिस्थिति में भी सबसे अच्छा करने वाला, तो कौन सा हो जाएगा इसका, ये वाला, मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये वाला इसमें जा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मोन्टोनोस जो आया है इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा कौन सा बनेगा। मोन्टोनोस चाहिए उसके कह देते हैं नीरस को, नीरस होना, रसहीन, नीरस। अब यहाँ पर जो टायरसम जो दिया गया है
ये भी नीरस ही होता है। और टेडियस जाइए उभाऊ को कह देते हैं, टेडियस उभाऊ। रेशनल जाइए उसको कह देते हैं तार्किक को। और ये जो इनग्रोसिंग जो दिया गया है ये कह देते हैं मनोरंजक को, जो मनोरंजक होता है। अब इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा जो है ये वाला ही बन जाएगा। इनग्रोसिंग मतलब मनोरंजक, रसहीन, नीरस, मनोरंजक। इनग्रोसिंग तो मनोरंजक, ये नीरस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन दी फ्लोइंग सेंटेंस। तो इसमें भी एक गलत है। यू नीड टू बी कॉन्शियस इनफ टू लिसन टू दी क्वेश्चन। तो इसमें बताना है कौन से वाला है एक में गलती। अब इसमें जो यहाँ पर एक में है तो ये जो ऑप्शन ए में आया है ये वाला, इसमें जो है यहाँ पर गलती है। अब इसका सही कौन से वाला होना चाहिए था? तो CON SCIOUS, तो ये वाला इसका होना चाहिए था CONSCIOUS, ये वाला इसका होना चाहिए था। चेतन या इसको कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? चेतन। तो इसमें यहाँ पर गलती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसका समानार्थक यहाँ पर बताना है। हाउ डिड वी एंड अप इन दिस प्रीवियस सिचुएशन। अब यहाँ पर भी अगर हम समानार्थक देखें तो कौन से वाला बनेगा? अब समानार्थक देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो इकास्टिक मतलब ये परम आनंदित जो होता है, इकास्टिक मतलब परम आनंदित, उसको कह देते हैं। और क्योंकि ये जो यहाँ पर ये वाला जो है रेफरेंस, ये कह देते हैं उत्साहपूर्ण को, और ट्रिफाइंग ये कह देते हैं भयावह को, मिसलीडिंग ये भ्रामक को कह देते हैं, और डिस्करेज उसको कह देते हैं विनाशकारी को। तो यहाँ पर जो है इसका समानार्थक जो है ये वाला है। तो रिपोरेस मतलब कह देते हैं उत्साहपूर्ण को, और इकास्टिक कह देते हैं आनंदमय को। ये वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट टू अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मदर आस्क्ड द चाइल्ड, विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसमें ये किया गया है। अब इसमें देखें तो कौन से वाला यहाँ पर इसका बनेगा? द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी वाला। तो ये वाला हो जाएगा हु अकम्पनीड यू, तो जो तुम्हारे साथ गया था। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड हु टेल मी हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट। तो हु अकम्पनीड जो है ये इसका हो जाएगा, जो तुम्हारे साथ गया था। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस टू ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। अब ये लाइनें क्या आगे पीछे है, इनको सही जो है यहाँ पर लगाना है। अब सही लगाने में अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? ये वाला CBAD। दिस past summer my dream finally came true, stage lights exciting place and new cultures have always fascinated me। मतलब जो इसका जब हम लाइनें को सही लगाएंगे तो सबसे पहले ये वाली आ जाएगी, एवर सिंस आई वॉज ए लिटिल गर्ल आई ड्रीम अबाउट ट्रेवलिंग ओवरसीज। उसके बाद बी वाले आ जाएगी, स्ट्रेंज लैंड्स एक्साइटिंग प्लेस एंड न्यू कल्चर्स हैव ऑलवेज फैसिनेटेड मी। ए वाली आ जाएगी फिर द पास्ट समर माई ड्रीम फाइनली केम ट्रू, और फिर लास्ट वाली आ जाएगी आई गो टू ट्रेवल टू इंग्लैंड फ्रांस स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। कि बचपन से ही मुझे विदेश में घूमने का सपना था। अजीब गरीब देश, रोमांचक जगह हैं और नई संस्कृतियाँ हमेशा से मुझे आकर्षित करती
रही हैं। पिछली गर्मियों में मेरा सपना आखिरकार सच हो गया और मुझे इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की यात्रा करने का मौका मिला। तो ऐसे जो यहाँ पर आपने क्रम में इसको लगाना था। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो समानार्थक बताने हैं। रेक्टिफाई जो इसका मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब होता है संशोधन करना। रेक्टिफाई मतलब संशोधित करना। तो इसका समानार्थक देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, इसमें मार जो है ये दूषित करना या बिगाड़ना, उसको कह देते हैं। एमेंड जो है ये संशोधन को कह देते हैं, एमेंड ये भी संशोधन ही है। करप्ट जो है ये भ्रष्ट जो होता है उसको कह देते हैं। और अपसेट जो है ये परेशान होना, जो उसको कह देते हैं। अब इसी का रेक्टिफाई जो इसका बताना था संशोधित करना, तो इसी आधार पर देखें तो ऑप्शन बी वाला इसका बन जाएगा। एमेंड जो है इसका मतलब भी संशोधन करना ही होता है, सुधार करना। इसके बाद है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। टू डैश द टिकट, अमित हैड टू विजिट द ट्रेवल एजेंसी मैनी टाइम्स। तो इसमें देखें तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा, अब यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन बनेगा बी वाला, कन्फर्म या ये इसको जाए। टू कन्फर्म द टिकट अमिता हैड टू विजिट द ट्रेवल एजेंसी मैनी टाइम्स। तो अपनी टिकट कन्फर्म करने के लिए अमिता जो बहुत बार ट्रेवल एजेंसी में गया था। तो कन्फर्म जो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट करना है, ये कन्फर्म है, ये कन्वेंशन है। तो इसका जो है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है the following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. So my brother received his MBA degree into the university last year. तो यहाँ पर देखें तो कौन सा बनेगा इसमें, द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, हिज MBA डिग्री इनटू नो एरर या माय ब्रदर रिसीव्ड। तो कौन से में गलती है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला जो है इसमें गलती मानी गई है, क्योंकि हिज MBA डिग्री इनटू यहाँ पर इसमें दिया गया है, माय ब्रदर रिसीव्ड हिज MBA डिग्री इनटू ये वाला, क्योंकि यहाँ पर जो ये इनटू है, इनटू की जगह पर यहाँ फ्रॉम का प्रयोग होना चाहिए था, FROM फ्रॉम, क्योंकि किसी चीज़ के सोर्स को इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर हिज MBA डिग्री फ्रॉम ये वाला आना चाहिए था। तो हिज MBA डिग्री फ्रॉम ये वाला इसका बनेगा, इनटू की जगह जो फ्रॉम का प्रयोग यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फ्रॉम ए मीनिंगफुल एंड कन्हेंट पैराग्राफ। मतलब यहाँ पर भी लाइनें जो है ये आगे पीछे हैं और सही जो आपने इनको करना है। अब जब हम इसे सही करेंगे तो कौन से वाला बनेगा, अब जो इसमें देखें तो जो है सी वाला भी हो जाएगा इसमें, ये वाला CABD। मतलब आज यह संसार का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला साधन है। मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं और आज यह बहुत किफ़ायती और सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन साथ ही यह हमें कई तरह से नुकसान भी पहुंचाता है। तो ऐसे भी जाइए हो सकता है, तो सी वाला भी इसका बन सकता है और डी वाला भी हो सकता है। तो सी वाला जो आप यहाँ पर करिएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है यहाँ पर इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड। अब इसका जो है यहाँ पर मतलब क्या होता है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड।
तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर इनमें देखें तो इनविजिबल है, इनवॉइडेबल है, इनविंसिबल है, इनक्लेटेबल है। तो इसका जो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा इसमें C1। इनविंसिबल उसको कहा जाता है अजेय, तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड मतलब इनविंसिबल, अजेय या फिर अपराजेय। क्योंकि इनविजिबल तो उसको कह देते हैं जो अदृश्य होता है, इनअवॉइडेबल ये उसको कह देते हैं अटल को, और इनक्लेटेबल ये अपरिहार्य या फिर अटल जो होता है उसको कह देते हैं। तो इसका जो ये वाला हो जाएगा अजय कह देते हैं इसको। इसके बाद सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेस द फ्लोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हु इन्वेंटेड यू टू दिस पार्टी। अब इसका बताना है, हु है यहाँ पर, तो इसको कहा हम बाय होम में चेंज करेंगे। तो लास्ट वाला शुरू में आ जाता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर देखते हैं इसका किस तरीके से बनेगा। तो हु इन्वाइटेड यू टू दिस पार्टी। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसका कौन सा हो सकता है, तो ये वाला हु को हम बाय होम में जा चेंज कर लेंगे और वर का यहाँ पर प्रयोग होगा। बाय होम वर यू इनवाइटेड टू दिस पार्टी। बाय होम वर यू इनवाइटेड टू दिस पार्टी। इस पार्टी में तुम्हें किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था। बाय होम वर यू इनवाइटेड टू दिस पार्टी। तो ऐसे जाए हो जाएगा, क्योंकि आर का प्रयोग भी नहीं हो सकता यहाँ पर, तो वर जाए इसमें ठीक रहेगा ये। नेक्स्ट आ जाता है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर इन द यूजेज ऑफ द इंटरजेक्शन। ही रिप्लाइड इन अ डायरेक्ट टोन ऑफ आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनीमोर। तो इसका बताना है मतलब सही कौन से वाला है इसमें। इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई सेगमेंट दैट कंटेन्स इन एरर। अब यहाँ पर जो है कौन से वाले में है, तो डी वाले में है इसमें। और आई विल नॉट वर्क, ओह मैं काम नहीं करूँगा, तो इसी में क्या उदाहरण चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि और आई विल नॉट वर्क, क्योंकि औच जायद दर्द जो होता है पीड़ा उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये औच की जगह उफ होना चाहिए था, यू जी एच, आई विल नॉट वर्क फॉर एनी मोर। तो ये वाला जो है इसकी जगह यू जी एच होना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद हमारे फिर रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। अब जो एक गायब है वो कौन से वाला है इसमें, तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो क्रम है एक्स पी एल एच, एच आई जे के एल, मतलब अगर हम इनको ऐसे लिखते हैं एक्स और पी एल और एच आई जे के एल, एम एन ओ पी, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो ये वाला जो है यहाँ पर इसमें हो जाएगा, तो ऑप्शन डी वाला इसमें बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर यहाँ पर भी एक गायब है इसमें, अब वो मिसिंग है। अब इसमें कौन सा वाला है, तो इसमें भी सेम वैसे ही अगर हम देखें तो वाई ई डब्ल्यू जी यू आई और एस, तो ये वाला इसका बन जाएगा। कैसे है, ई एफ जी और ई एफ
जी मतलब EFGHI ऐसे है। यहाँ पर अगर हम देखें UVWXY, तो इसी प्रकार से जाए यहाँ पर इसमें बनेगा STUVWXY, तो S जाए यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है कौन सा अक्षर यहाँ पर एक मिसिंग है, इसमें भी यहाँ पर भी मिसिंग अगर हम देखें BEHKNQOT, ये वाला बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसमें EFGHIJK इसी प्रकार से यहाँ पर KLMNOPQ, इसी प्रकार से आगे चलेगा क्रम। और यहाँ पर अगर हम देखें BCDEFGH IHIJKLMN, इसी प्रकार से यहाँ पर NOPQRST, तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसका यह आए। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन सी वाला जो इसका हो जाएगा, मतलब क्यों जाए यहाँ पर इसका आएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों में संबंधित संख्या को दिए हुए विकल्प में से चयन कीजिए। जैसे सेब को एप्पल और यह नारंगी है, नारंगी को ऑरेंज, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो इनका बताना है। सेब मतलब जो एप्पल है उसका 50, ऐसे नारंगी का बताना है क्या कितना बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो एप्पल जो है APPL, A 1, P 16, ये भी 16वां, और L कौन से नंबर पे है 12वें पर, और E 5वें नंबर पर, इनका टोटल है 50। इसी प्रकार से ऑरेंज का भी कौन सा क्रम बनेगा, 15 नंबर है इसका, और उसके बाद फिर कौन सा है 18वां, A पहले नंबर पे है, उसके बाद 14 है, और G हो जाएगा ये 7वां, E हो जाएगा 5वां। फिर इनका टोटल जो हमने करना है, इनका टोटल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 60। तो इस प्रकार से यहाँ पर 60 जो है इसका आएगा। नेक्स्ट आ जाता है आवास, किराया और सफ़र। जैसे आवास है इसमें किराया दिया जाता है, ऐसे ही सफ़र में भाड़ा होता है। आवास के लिए किराया देना पड़ता है और सफ़र के लिए भाड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में से एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से उस श्रृंखला को पूर्ण करने वाले सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर भी बताना है कौन से वाला आएगा। इसमें देखें तो ABCDE, इसी प्रकार से यहाँ पर अब ABCDE मतलब 4 जो है उसका अंतर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा EFGHI, तो कौन सा हो जाएगा I। इसी प्रकार से नेक्स्ट में यहाँ पर IJKLM क्या होगा, फिर M हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट में है यहाँ पर भी अगर हम देखें तो D से H, इसमें भी 4 का अंतर है, ऐसे ही यहाँ पर इसमें भी 4 का है। और इसी प्रकार से L में देखें तो यहाँ पर भी 4 का अंतर मतलब P, तो ये वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है BEINT, इससे आगे यहाँ पर बताना है क्या आएगा इसमें। तो इसमें अगर हम देखें तो BE, E से I, ये L मतलब 4,
आई से एन 5, एन से टी 6, ऐसे टी से आगे 7वें पर ए होगा। तो बी से ई मतलब तीसरा 3 4 5 6 7, तो इस प्रकार से ए इसमें होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ए जेड सी एक्स ई वी, इससे आगे यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें भी देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला के एक दूसरे के विपरीत अक्षर यहाँ पर देगा। जैसे ए पहले पर आता है, लास्ट वाला ये 26 है, ए बी सी तीसरे पे आता है, ये लास्ट में से है, ये 5वां है, ये इसका लास्ट का है। तो इसी आधार पर देखें तो यहाँ पर इसका आगे क्रम बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी। तो जी वाला अभी 2 में है यहाँ पर। अब फिर नेक्स्ट वाला देखना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें तो टी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ऐसे भी चल जाएगा जी टी, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है डी 9 जे 27 पी 81 वी 243। अब ये कौन सा क्रम है, अभी इसमें भी देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 का स्क्वायर है, 3 3 9, ये 3 का घन कह ले आप, 3 3 9 3 27, और 81 3 3 9 3 27 चौके 81, ये 3 है, 3 की 4, और आगे देखें तो ये फिर कितना होना चाहिए, 3 की 5 5 पावर, अब 2 3 4 5, अब 3 की 6 होना चाहिए यहाँ पर, 3 की पावर 6 कितना होगा 729। और यहाँ पर डी और उसके बाद यहाँ से जे पी और फिर ये वी और यहाँ पर आएगा बी। तो यहाँ पर जैसे 6 6 का अंतर है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये इस साइड से है, मतलब दाएं से बाएं की साइड में, तो इसमें भी -6 का ही अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो बी 729 से इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है बी एक्स यू टी एस ओ एन एम एन, इससे आगे यहाँ पर क्या आएगा इसमें। तो इसमें अगर हम देखें एक्स वाई अल्फ़ाबेट में अगर हम देखें तो 25 है, ये 24वां है। यू टी एस को अगर हम देखें तो ये 19 20 और 21 है। ओ एन एम एल अगर हम देखें तो ये हो जाता 12 13 14 और 15। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें क्या है, इसमें 3 का अंतर था, इसमें 4 का, तो यहाँ पर 5 को होना चाहिए। तो इसमें क्या बनेगा जी एफ ई डी सी, मतलब यहाँ पर 7 6 5 4 3। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट है जैसे अग्नि से धुआं होता है, इसी प्रकार से बादल से बारिश, जैसे अग्नि से धुआं बादल से बारिश, जैसे अग्नि या उसके बाद बुझने से धुआं होता है, तो बादल होने के बाद क्या होगी, बारिश होगी। नेक्स्ट है ग्रेनेड का संबंध बंदूक से है, इसी प्रकार से सिर का संबंध दिमाग से है। जैसे ग्रेनेड जो एक छोटा बम है जिसे हाथ या बंदूक द्वारा छोड़ा जाता है, तो इसलिए ग्रेनेड जो है बंदूक का ही भाग है। इसी प्रकार से दिमाग जो है वो सिर का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है टी एच एस आई आर क्यू ओ पी के, इससे आगे यहाँ पर बताना है। तो इससे आगे अगर हम देखें तो कौन सा आएगा इसका, ये वाला एल ओ एन। नेक्स्ट है ए ई जेड एफ पी वाई बी जी एक्स, इससे आगे बताना है, पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ई
ए ई जेड। तो ए बी सी डी ई और ए बी ई जी, ऐसे जेड और एक्स। मतलब जैसे ये -2 है लास्ट से, ये एफ जी है 2 का और ये 1 का है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर जब हम बनाएंगे एफ पी और वाई का, तो इसका जो है इसमें जब हम 2 जोड़ेंगे एफ जी एच। इसी प्रकार से पी में MnO P क्यू आर एस टी और वाई में से कम करेंगे WXY। तो इस प्रकार से जो इसका बनेगा ये वाला। तो यही हमारी की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।